हेलो मित्रों नमस्कार। स्व केजी चौहान कन्या विद्यालय जूनागढ़ धोरण 11 विषय हिंदी। આપણે આજે જોશું પ્રયોજનમૂલક હિન્દી। હવે प्रयोजनमूलक हिंदी એટલે શું? तो भाषा का मुख्य कार्य है संप्रेषण। संप्रेषण का तात्पर्य है कि वक्ता का कथन श्रोता तक उसी अर्थ में पहुंच जाए, यानी कि जो वक्ता है स्पष्ट भाषा में कहना चाहता है वही अर्थ है श्रोता तक शुद्ध भाषा में शुद्ध अर्थ में पहुंचा जाए। जिस अर्थ में वक्ता कहना चाहते हैं वही अर्थ वही शब्द वक्ता तक पहुंचा जाए। जैसे कि सामान्य व्यवहार की भाषा को व्यक्ति स्वयं सामान्य जो भाषा बोलता है बातचीत करते हैं तो किस तरह से व्यक्ति करते हैं? तो व्यक्ति स्वयं अपने घर परिवार समाज से सीख लेते हैं, समाज में रहते हैं और समाज के साथ साथ घर में भी जो व्यवहार होता है, घर में जो भाषा बोली जाती है उसी में से सीख लाकर वो बोलते हैं। जैसे कि खास करके आजकल भारतीय संघ की भाषा तो कि वो राजभाषा हिंदी है। जैसे कि व्यवहार में बोली जाती है, व्यक्ति के साथ औपचारिकता के साथ भाषा है वो भाषा बोली जाती है। राजभाषा हिंदी है और उसकी जो लिपि है वो देवनागरी है। विशिष्ट कार्यक्षेत्रों की प्रयोजनपरक हिंदी की आज प्रयोजनमूलक हिंदी भी कहा जाता है। जैसे कि व्यवहार की भाषा, साहित्यिक भाषा, व्यक्ति और रचना कार्य में विभिन्न औपचारिक और अनौपचारिक आवश्यकताओं के साथ नियंत्रित की जाती है। तो वो किस तरह होती है? तो कि खास करके कविता, कहानी, नाटक, उपन्यास आदि इस भाषा में ईषद अंतर दिखाई जाता है। स्पष्ट करके उसको बोला जाता है और खास करके अनेकार्थ श्रेष्ठ साहित्यिक भाषा का हक है और वही उसका आवश्यक गुण है। स्पष्ट शब्दों से जो कहानी, नाटक, उपन्यास आदि जो भाषा है उसका अंतर है वो दिखाई जाता है और साहित्यिक भाषा से लिखा जाता है और उसी का हक है, वो उनका आवश्यक गुण है, ऐसा माना जाता है। और ये जो भाषा है वो भाषा साहित्यिक भाषा यानी कि लक्षणों के साथ व्यंजन प्रधान है वो होती है। साथ ही प्रत्येक कार्य क्षेत्र में विशिष्ट पारिभाषिक शब्दावली से विशिष्ट और निश्चित किया जाता है और उसी तरह निश्चित भाषा जो की है पारिभाषिक शब्दावली से वही भाषा है वो भाषा बोली जाती है। और इसके विपरीत प्रयोजनमूलक भाषा एकार्थी, अलंकार विहीन तथा अभिप्रधान होती है। और खास करके प्रयोजनमूलक हिंदी का जो आधार है उसी को मानक हिंदी शब्दावली भी कहते हैं और रूप रचना तथा व्याकरण संरचना ही होती है, यानी कि उसका जो ज़्यादा से ज़्यादा अर्थ होता है वो व्याकरण से ज़्यादा जुड़ी रहती है और सभी जगह पर उसी का उपयोग है वो उपयोग किया जाता है। और इसी कारण प्रत्येक प्रयोजन क्षेत्र की शब्दावली में थोड़ी भिन्नता यानी अलग अलगता होती है और इस कारण प्रयोजनमूलक हिंदी को
शायशा सीखना पड़ता है, यानी कि शायशा यानी कि धीरे धीरे उनको सीखना पड़ता है। और यह भाषा औपचारिक क्षेत्र शैली में होती है। जैसे कि हम कहते हैं कि प्रयोजन मूलक शब्द यानी कि विशेषण मूलक प्रत्यय जो होता है उसके साथ जुड़कर बनता है, वो आगे जाकर हम व्याकरण में सीखेंगे। प्रत्यय को अलग कीजिए, प्रत्यय को जोड़िए, ऐसा व्याकरण में शब्द होता है। और खास करके आप भी अपनी टेक्स्ट बुक में देखना, उसी में लिखा हुआ है व्याकरण में कि प्रत्यय क्या है और प्रत्यय को किस तरह से अलग किया जाता है, वो उसमें लिखा है। तो समझ में ना आए तो आप उसी में देख सकते हैं। और साथ ही साथ जब यहाँ हम आमने सामने मिलेंगे उसी वक्त मैं आपको व्याकरण है वो व्याकरण सिखाऊंगी, यानी कि प्रत्येक शब्द है वो उसी में जोड़ा जाता है। और प्रयोजन का अर्थ है उद्देश्य। किस बात को लेकर हम किसी उद्देश्य में ये जो भाषा है, ये साहित्यिक भाषा है, उसकी रचना करते हैं। और मूलक का अर्थ है आधारित, निर्भय या आश्रित, किसी पर आधारित घटना हो, कोई बात हो, उस पर आधारित या निर्भय या आश्रित। और इसी तरह प्रयोजन मूलक हिंदी का अर्थ होता है कि निश्चित उद्देश्य को ध्यान में रखकर प्रयुक्त की गई हिंदी, यानी कि प्रयोजन मूलक हिंदी कोई भी निश्चित उद्देश्य को ध्यान में रखकर लिखा जाता है और बनाई जाता है, प्रयुक्त की जाती है, उसी को प्रयोजन मूलक हिंदी कहते हैं। उसके 3 आयाम हैं। पहला है विषय वस्तु, दूसरा है मौखिक और तीसरा है शैली का आयाम। विषय वस्तु का आयाम का अर्थ होता है कि कोई भी तकनीकी है या अर्ध तकनीक या गैर तकनीक, क्योंकि प्रत्येक विषय की पारिभाषिक तथा सामान्य शब्दावली में अंतर होता है। कोई भाषा हो या सामान्य शब्द है वो हो, आपस में हम बोलते हैं, बातचीत करते हैं, तो उसी में जो अंतर है वो अंतर होता है। जैसे कि प्रशासन, वाणिज्य, पत्रकारिता, खेलकूद और कार्यालय के क्षेत्र में अर्ध तकनीकी होती है, वहाँ उसी का उपयोग है वो उपयोग किया जाता है। और जबकि विज्ञान, प्रौद्योगिक, इंजीनियरिंग, चिकित्सा यानी कि मेडिकल, न्याय, विधि आदि तकनीकी के क्षेत्र में आते हैं। इसी तरह विषय वस्तु किसी विषय को ध्यान में रखकर जो लिखा जाता है या लिखी जाती है, वो भी एक प्रयोजन मूलक हिंदी का भाग है। दूसरी है मौखिक। तो कि मौखिक किस तरह से लिखित आयाम, तो कि कार्यालय, वैज्ञानिक, प्रौद्योगिक आदि क्षेत्र की जो भाषाएं होती हैं, प्रायः जो भाषा है लिखित ही होती है, जबकि आकाशवाणी, दूरदर्शन में यह लिखित भाषा का मौखिक रूप होता है। जैसे कि पहले हम कोई भाषा कार्यालयी, वैज्ञानिक या प्रौद्योगिक क्षेत्र में लिखकर फिर उसी भाषा को आकाशवाणी या दूरदर्शन में लिखित भाषा जो होती है उसको मौखिक करके, मौखिक का स्वरूप देकर हम वो प्रयुक्त करते हैं। और इसी समान विधि भाषा मौखिक तथा लिखित दोनों स्वरूप में प्रयुक्त होती है। तीसरी भाषा है शैली का आयाम। किस तरह से आप शैली में, कौन सी शैली में लिखते हैं उसका आयाम देते हैं। तो कि विज्ञान, विधि,
इंजीनियरिंग जैसे तकनीकी विषयों की भाषा रूढ़िगत और शैली औपचारिक होती है, वो औपचारिक होती है। औपचारिक शैली में रूढ़िगत शैली होती है। और जैसे कि अर्ध तकनीकी विषयों जैसे पत्रकारिता, कार्यालयी विज्ञापन आदि की भाषा में सभी प्रकार के शैली रूप यानी कि समान, औपचारिक, अनौपचारिक तथा अंतरंग मिलते हैं। विज्ञान विधि इंजीनियरिंग और अर्ध तकनीकी में पत्रकारिता, कार्यालयी विज्ञान आदि भाषा दोनों प्रकार से समान रूप, समान शैली में और औपचारिक और अनौपचारिक दोनों का अंतरंग एक जैसा होता है, एक जैसी ही मिलती है। और खास करके आकाशवाणी और दूरदर्शन के विज्ञापनों की भाषा औपचारिक तथा अनौपचारिक दोनों शैलियों में मिलती है। उसी तरह ये जो 3 आयाम हैं वो आयाम प्रयोजनमूलक हिंदी का है। अब हम आगे बढ़ते हैं कि प्रयोजनमूलक हिंदी की विशेषता कौन दी है। तो कि प्रयोजनमूलक हिंदी की सबसे बड़ी स्वीकृति संविधान में राजभाषा है। उसी ने स्वीकृत होने के बाद हिंदी के व्यवहार पक्ष की ओर विद्वानों द्वारा ध्यान दिया गया है। कामकाज तथा प्रयोग के स्तर पर व्यवहार की कल्पना की तरह प्रयोजनमूलक हिंदी का रूप लिखा हुआ है। तो किस तरह से उनको पठित किया जाता है या उपयोग है वो उपयोग किया जाता है। जैसे कि प्रयोजनमूलक हिंदी में प्रत्येक विषय के लिए अनुकूल पारिभाषिक शब्दावली का प्रयोग करना अनिवार्य रूप से माना गया है। यानी कि प्रयोजनमूलक हिंदी में कोई भी शब्द हो तो उन शब्द को विषय के अनुकूल पारिभाषिक साहित्यिक जो शब्दावली है उनका प्रयोग करना अनिवार्य होता है। जैसे तैसे शब्द है वो शब्द चलता नहीं है। प्रयोजनमूलक हिंदी की भाषा कैसी होती है तो कि सटीक, सुस्पष्ट, गंभीर, सरल, अभिधा प्रधान और एकार्थ होती है। और इसमें सबसे आगे भी मैंने कहा कि ये भाषा है वो व्याकरण से ज़्यादा, उस व्याकरण का ज़्यादा उसमें उपयोग है वो उपयोग होता है। तो यहाँ पर भी प्रयोजनमूलक हिंदी की भाषा कैसी होनी चाहिए? सटीक, सुस्पष्ट, गंभीर, सरल और अभिधा प्रधान और एकार्थ होनी है। और इसमें क्या आता है तो कि कहावतें, मुहावरे, उक्तियों, अलंकार तथा प्रतीकों के लिए कोई स्थान नहीं है। इसी तरह प्रयोजनमूलक हिंदी की जो विशेषता है वो विशेषता बताई गई है। दूसरी है प्रयोजनमूलक हिंदी की प्रयुक्ति। आप आगे जान ही चुके हैं कि भाषा का प्रयोग किस रूप से प्रयोजनमूलक रूप में है, जो विशिष्ट संदर्भ और शैली और क्षेत्र की भाषा के आधार पर बनता है। उसकी विशिष्टता क्या है, उसका संदर्भ क्या है, शैली कैसी होनी चाहिए, उसी के आधार पर ये प्रयोजनमूलक हिंदी है वो हिंदी बनाई जाती है। भाषा के विभिन्न रूप भाषा की प्रयुक्ति कहलाते हैं। अलग अलग जो रूप होता है उसको प्रयुक्ति कहलाते हैं। जैसे कि इस दृष्टिकोण से कार्यालय, बैंकिंग, इंजीनियरिंग जैसे कार्यक्षेत्रों में जो भाषा का रूप होता है क्रमशः कार्यालयी प्रयुक्ति, बैंकिंग प्रयुक्ति तथा इंजीनियर प्रयुक्ति कहते हैं।
प्रत्येक क्षेत्र में अपनी विशिष्ट शब्दावली होती है। बैंक में अलग होती है, कार्यालय में अलग होती है, लेकिन सभी की अलग अलग विशिष्ट तौर तरीके से अपनी शब्दावली है, वो शब्दावली होती है। और इस एक कार्यक्षेत्र में प्रयुक्त शब्द का ही सुनिश्चित अर्थ होता है। इसी तरह सुविधा के लिए प्रयोजन मूलक हिंदी की प्रयुक्ति को निम्नलिखित 4 प्रकारों में बांटा गया है। उसका 4 प्रकार है। पहला है कार्यालयी हिंदी, तकनीकी हिंदी, वाणिज्य हिंदी और जन संचारित हिंदी। ये 4 भागों में बांटा गया है। तो सबसे पहले हम पहली कार्यालयी हिंदी है उसको देखते हैं। तो कि सरकारी प्रशासन काम काज में प्रयुक्त होने वाली भाषा होती है, उसको एक रूपी कार्यालयी हिंदी कहते हैं। जैसे कि सरकारी कोई काम होता है, प्रशासन काम काज में प्रयुक्त, सिर्फ उसी में जो प्रयुक्त होती है उसी को कार्यालयी हिंदी कहते हैं। जैसे कि तत्काल, गोपनीय, अवलोकनार्थ, आवश्यक कार्यवाही के लिए उपयोग किया जाता है, उसको कार्यालयी हिंदी कहते हैं। दूसरी है तकनीकी हिंदी। विधि, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग, मेडिकल शिक्षा में प्रयुक्त होने वाली जो भाषा होती है, जो तकनीकी होती है, उसी अंतर्गत में जो बातचीत की जाती है उसी को हिंदी के अंतर्गत माना गया है। संकेतों और प्रतीकों का प्रयोग वैज्ञानिक प्रयुक्त की विशेषता है। संकेतों द्वारा, उसके प्रतीकों के द्वारा जो प्रयुक्ति की गई है वो सबसे ज़्यादा उनकी विशेषता है। संकेत प्रायः रोमन या ग्रीक अक्षरों या चिन्हों के रूप में भी प्रयुक्त होते हैं। जैसे कि यहाँ उसी का चित्र है, वो चित्र दिया गया है। पहला अल्फा, तो सामने उसका चित्र है वो दिया है, किस लिपि में लिखा जाता है वो। दूसरी बीटा और गामा का प्रयोग धनत्व, परमाणु तथा सीएनजी आदि शब्दों का वैज्ञानिक प्रयुक्ति में विशेष अर्थ है वो दिया गया है। तीसरी भाषा है वाणिज्यिक हिंदी। तो पता चलता है बैंक, मीडिया तथा व्यापार व्यवसायों में ये हिंदी प्रयुक्त की गई है और उसी को वाणिज्यिक हिंदी कहलाती है। जैसे कि मुद्रा उत्पादन, पूंजी, दिवाला, दलाल या बिचौलिया आदि शब्दों का इन क्षेत्रों में अपना इस भाषा में विशिष्ट स्थान दिया गया है और विशिष्ट अर्थ है। बाजार की भाषा में दाल में आग लगी, चांदी लुढ़की, तेल नरम आदि ऐसी अभिव्यक्तियाँ वाणिज्यिक भाषा में हिंदी की अभिव्यक्तियाँ बताई गई है। अलग अलग अलंकार से, जैसे कि दाल में आग लगी है, चांदी लुढ़की, तेल नरम आदि अभिव्यक्तियाँ हैं। चौथी है जन संचारित हिंदी। तो जन संचारित यानी कि पत्रकारिता, आकाशवाणी, दूरदर्शन तथा विज्ञापन आदि में प्रयुक्त होने वाली हिंदी को जन संचारित हिंदी कहलाती है। पत्रकार है वो जन यानी कि समूह को सामने रखकर लिखते हैं। आकाशवाणी, दूरदर्शन, विज्ञान आदि के द्वारा हम अलग अलग तौर तरीके से ये भाषा है वो सीखते हैं। तत्काल संप्रेषण इसकी प्रमुख विशेषता है। विज्ञान की भाषा ध्यानकर्षक होनी चाहिए। इन क्षेत्रों में प्रयुक्त कुछ शब्द इस प्रकार है, जैसे कि कुछ ऐसे जो शब्द हैं। मुक्केबाजी, एक दिवसीय मैच, 20, चौका, पारी,
फिरकी, गेंदबाजी आदि इस जनसंचारिक हिंदी में इन शब्दों का उपयोग है वो उपयोग किया जाता है। और इसी तरह आज अनेक नए क्षेत्रों में हिंदी के द्वार है वो नए नए क्षेत्रों में खुले हैं। हिंदी है बहुत बढ़िया भाषा है, मीठी भाषा है, राजभाषा भी है। राज्य भाषा तो हम नहीं कह सकते, लेकिन हिंदी को राष्ट्रभाषा भी कहते हैं। इन सभी क्षेत्रों के उपयुक्त प्रयोजन मूलक हिंदी के गढ़ने का कार्य चल रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा लोग हिंदी में बातचीत करें, हिंदी को पढ़े, ऐसा प्रचार प्रसार किया जाता है। अंततः प्रयोजन मूलक हिंदी के साथ साथ विकास की संभावना है वो बहुत ज़्यादा रही है। यहाँ पर प्रयोजन मूलक हिंदी है वो पूर्ण होती है और ख़ास करके उसके जो स्वाध्याय के उत्तर है संक्षिप्त में उत्तर दीजिए। तो चारों प्रश्न लिखना है। संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। वो तकनीकी हिंदी और प्रयोजन मूलक हिंदी के आयाम, वो दोनों प्रश्न भी लिखना है। और तीसरा प्रश्न है सविस्तार उत्तर लिखिए। प्रयोजन मूलक हिंदी की विशेषताएं लिखिए। साहित्यिक भाषा तथा प्रयोजन मूलक हिंदी में क्या अंतर है वो पूरे के पूरा स्वाध्याय है वो स्वाध्याय आपको लिखना है। अगर इनमें से कुछ समझ में न आए तो आप हमारे साथ बातचीत कर सकते हैं। जय भारत, जय हिंद। Claro,